हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और ये है एमिनेंट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था भारतीय इतिहास के बारे में, हम बात कर रहे थे। उसमें हमने पाषाण काल को देखा था, स्टोन एज को। आज हम बात करने वाले हैं ताम्र पाषाण काल की, कैल्कोलिथिक एज की। तो पहले के टाइम पे जो हमने बात की थी, तो मनुष्य आदि मानव से प्रारंभ होकर हिम युग से आगे बढ़कर प्लीस्टोसीन, होलोसीन के बारे में बात की थी। तो उससे बढ़कर जब मनुष्य अपना जीवन यापन करने लगा, धीरे धीरे अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करने लगा, तो उसके पास बहुत सारे तत्व तो थे नहीं, चीजें थी नहीं, सब्सटेंस नहीं थे। तो उसके पास क्या था? उसके पास सबसे पहले था पत्थर, जो सब जगह उपलब्ध रहता है, पहाड़ियों के क्षेत्रों में, इसीलिए वो रहने लगा और पत्थर की चीजें बनाने लगा। तो उस वाले काल को या फिर टाइम को हमने क्या बोला? पाषाण काल। तो अब जैसे जैसे चेंजेस आते गए, हमने देखा कि 1000 ईस्वी पूर्व तक ये पाषाण काल चलता रहता है। तो क्या पाषाण काल ही था 1000 पूर्व तक? क्योंकि पहले क्या होता है, अभी आप पढ़ोगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हो, जो 2500 ईस्वी पूर्व आ गई है। तो ये कैसे है? तो पाषाण काल तो जहां पे कुछ एरियाज में चल रहा था, क्योंकि तकनीक और संचार के साधन इतने उपलब्ध नहीं थे कि हमसे 200-400 किलोमीटर दूर पे या 500 किलोमीटर दूर पे क्या चल रहा है, कैसी सभ्यता है वहां पे, क्या टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में जानकारी पा सके। जैसा आजकल होता है कि अगर जापान में बुलेट ट्रेन चले तो उसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बहुत जल्दी फैल जाती है और सबको पता चल जाता है। ऐसा तो पहले था नहीं। तो इसी तरह क्या हुआ कि इसी टाइम पीरियड में एक सबसे पहले एक धातु की खोज की गई। उपयोग करने के लिए सब पत्थर थे, तो अब एक धातु आई। तो 5000 ईस्वी पूर्व सबसे पहले जिस धातु का उपयोग मनुष्य ने किया था उसे तांबा कहते हैं। तांबा धातु का सबसे पहले उपयोग किया था। तो आप ये कहीं पे नोट कर ले, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सबसे पहले मनुष्य को किस धातु का ज्ञान हुआ था। तो ये धातु थी तांबा। तांबा का ज्ञान हुआ था 5000 ईस्वी पूर्व में, मनुष्य को तांबे का ज्ञान हुआ था। अब हम ये बात करेंगे कि जैसे जब मनुष्य को तांबे का ज्ञान हुआ, तो आप ये बोलोगे कि इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा संस्कृति के बारे में, जो कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो वो तो टाइम पीरियड के हिसाब से पहले आती है। तो बात यही है, पर इंडिया के हिसाब से जब हम बात करेंगे, जब भारत में बात करेंगे, तो वहां पर क्या होता है कि टेक्निकली क्या होना चाहिए कि जो तांबे वाली सभ्यता है, जो ताम्र पाषाण सभ्यता है, वो पहले आनी चाहिए, और जो कांसे वाली सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो बाद में आनी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाद में आना चाहिए। पर क्या हुआ है कि जब कालक्रम के अनुसार टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? सिंधु घाटी सभ्यता। पर टेक्निकली क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि तांबा जो है, तांबे में जब टिन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है। तो पहले टेक्निकल रूप से पहले तांबा आया होगा, फिर टिन को मिलाने के बाद कांसा बना होगा। तो पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए? क्या पहले कौन सी सभ्यता? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता होनी चाहिए। पर अभी जो इंडिया में है, तो उसमें पहले सिंधु घाटी आती है, फिर ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता आती है। पर हम टेक्निकली ही चलेंगे और हम पहले समझने के हिसाब से हम पहले ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो ताम्र पाषाण कालीन से सीधा है ताम्र और पाषाण शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि तांबे का और पाषाण, पत्थर का उपयोग करके लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, जीवन को सरल बना रहे थे, और भी बहुत कामों में तांबे का उपयोग करने लगे थे। माइक्रोलिथ्स का यूज तो कर ही लेते, सूक्ष्म पाषाण के पत्थरों का बहुत शार्प बना रहे थे, पतली पतली स्लीटें बना रहे थे, है ना। तो बस उसी के साथ साथ ये लोग तांबे का भी उपयोग करने लगे। तो जो तांबे से संबंधित ताम्र पाषाण कालीन जो सभ्यता, या सभ्यता नहीं कह सकते, संस्कृति कहते हैं, तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जो भारत में प्रवेल थी, फैली हुई थी, प्रचलित थी, वो मेनली जो है तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फैली हुई थी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में, और दक्षिण पूर्वी भारत, क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी भारत साइड, या फिर आप ये समझ लो कि मध्य प्रदेश से जो क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पे ही फैली हुई थी, जिसमें तो बंगाल या पश्चिम बंगाल और बिहार रीजन आता है। तो इसमें ये क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता या संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहां पे निवासी रह रहे थे। तो जो राजस्थान में जो सभ्यता या संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो राजस्थान में प्राप्त होने वाले बनास नदी घाटी के क्षेत्र के आसपास, ये शुष्क क्षेत्र है जो, वहां पर हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहार और गिलन नाम के 2 स्थानों से हमें राजस्थान में जो है तो इस संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। और ये दोनों स्थान जो है तो एरिया में तो छोटे हैं, पर यहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के संस्कृति के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। तो ये तो हो गई राजस्थान में। ऐसे ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पहले बात कर ले, तो मध्य प्रदेश में कायथा, एरण और मालवा संस्कृति,
जो ताम्रपाषाण कालीन ताम्रपाषाण काल से संबंधित थी वो यहाँ पे उपलब्ध है। तो एरन आप जानते होंगे कि सागर में अभी स्थित है, वहां पर वराह की मूर्ति और विष्णु मूर्ति बहुत प्रचलित है, एक बहुत ही पुराना पुरातात्विक स्थल है। और जैसे हो गया कायथा, कायथा को आजकल उज्जैन के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, उज्जैन को ही कायथा कहा जाता था। और मालवा रीजन मतलब इंदौर का रीजन, आप ये समझ लीजिए इंदौर के चारों ओर के क्षेत्र में ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति फैली हुई थी। मालवा रीजन के बारे में आप एक बात ये जान लीजिए कि जो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मृद भांड प्रचलित थे इस काल में, ताम्रपाषाण काल में, तो वो सबसे उच्च किस्म के बर्तन मालवा संस्कृति के भी पाए गए। और जब महाराष्ट्र की बात करते हैं, जो संस्कृति महाराष्ट्र में फैली हुई थी ताम्रपाषाण कालीन, तो इस संस्कृति को जोरवे कहा जाता था। अब ये जोरवे नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जोरवे महाराष्ट्र में आजकल अहमदनगर जिले में, अहमदनगर एक जिला है वहां पे जोरवे नामक स्थान में जब खुदाई हुई है तो वहां पर सर्वप्रथम अवशेष वहीं से प्राप्त हुए, सबसे ज्यादा अवशेष जोरवे से ही प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए संस्कृति को जोरवे संस्कृति कह दिया गया है। और जोरवे संस्कृति का ही सबसे विस्तृत उत्खनन किया गया है और सब मतलब पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सीरियल से इसका उत्खनन किया गया है और इसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो आजकल मतलब इसके जिले फैले, मतलब इसका क्षेत्र फैला हुआ है, इनाम गांव, सोन गांव और क्या कहते हैं पुणे में, चंदौली में फैला हुआ है, प्रकाश, नासिक, ये जो आजकल महाराष्ट्र की जगह है, यहाँ पर जो जोरवे संस्कृति का जो है तो प्रचलन था। और ऐसा ही हम बात करेंगे कि जो अब बिहार उहार की बात करते हैं, जो बिहार और पश्चिम बंगाल साइड, तो बिहार वगैरह में यही क्या कहते हैं जो चिरांद का एरिया था जिसमें नवपाषाणकालीन संस्कृति थी, वही संस्कृति और फैलकर आगे बढ़ी और वहां पर विकसित रूप में ये क्या कहते हैं ताम्रपाषाण काल में ये लोग धीरे धीरे पहुंच गए। तो हम इन संस्कृतियों के बारे में मतलब एक एक टॉपिक से डिटेल करेंगे, मतलब कि किन चीजों का उपयोग कर रहे थे, उन चीजों में क्या क्या वैरायटीज या फिर क्या क्या चेंजेस आए, पाषाणकालीन या नवपाषाणकालीन के बाद से क्या क्या चेंजेस, उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृद भांडों की, मिट्टी के बर्तनों की। जो मृद भांड ये लोग यूज कर रहे थे ताम्रपाषाण संस्कृति वाले, तो उनकी वैरायटी कैसे डिफरेंट थी पाषाण काल वालों से या नवपाषाण काल वालों से, उनकी वैरायटी किस प्रकार डिफरेंट थी। तो इस पे हम ये बात करेंगे कि मृद भांडों के निर्माण में क्या परिवर्तन आया। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि पहले वाले जो नवपाषाणकालीन थे तो बहुत दिनों तक तो वो चाक का ही ज्ञान नहीं था, उनको चाक से नहीं बना रहे थे। आपने पढ़ा भी है कि 4000 से 5000 के करीब 5000 ईस्वी पूर्व तक उन्हें चाक का ज्ञान नहीं था, कुंभकारी का ज्ञान बहुत नहीं था, वो हाथ से बना रहे थे पॉटरी। तो क्या होता था कि जो हाथ से बनाते थे उसमें प्रॉपर शेपिंग नहीं आती थी। पर जो ताम्रपाषाणकालीन है तो उसमें जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो सारे मृद भांड चाक से बनाए गए हैं, चाक कुम्हार वाले चाक से बनाए गए, उन्हें कुंभकारी का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। ये उच्च किस्म के मृद भांड यहाँ पाए गए हैं। और यहाँ जो बेसिकली जो दो टाइप के मृद भांड पाए गए हैं, लाल एवं काले कलर के मृद भांड यहाँ पर पाए गए हैं। उन पर मतलब या लाल कलर से बने हुए हैं, काले कलर से मतलब चित्र बनाया गया है काले कलर से, या फिर काले कलर के बने हुए हैं, लाल कलर से उनपे चित्र बनाया गया। एक विशेष टाइप के भी मिले हुए हैं जिसको मतलब जो जिसमें व्हाइट कलर, व्हाइट मतलब या फिर आप ये समझिए चूने से, व्हाइट चूने से इसमें जो है तो रेखीय आकृतियां बहुत सारी बनाई गई है मिट्टी के बर्तनों में। तो मृद भांड जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको मृद भांड बोला जाता है। तो इस टाइप के मृद भांड इसमें प्रिवेल कर रहे थे, प्रचलित थे। और क्या होता है कि जब हम मतलब महाराष्ट्र और राजस्थान मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के लोग टोटी युक्त तो मतलब जल पात्रों का, जैसे आजकल के टोटी वाले जल पात्र आते हैं, घड़ा आता है आपने देखा होगा, टोटी लगी रहती है उसमें, तो पानी निकालने की एक टोटी होती है, तो उसका उपयोग कर रहे थे। गोटेदार थालियों का उपयोग कर रहे थे, तस्तरियों का उपयोग कर रहे थे जिसमें विशेष डिजाइन बनी हुई होती थी। लोटे और थाली का भी उपयोग ये लोग अपने उसमें कर रहे थे। अब इन मतलब मृद भांडों का या फिर बर्तनों के हिसाब से हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये लोग मतलब एक ही, अगर कहीं पे एक ही जैसे बर्तन प्राप्त हो रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि मतलब वो एक ही संस्कृति से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि इन पे किसी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है इसलिए वो ऐसा बना रहे हो, प्रभाव में हो इसलिए वैसे ही बना रहे हो, या फिर वो उनके स्वयं के हो। जैसा कि देखेंगे कि ये जो यहाँ के महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के रीजन में जो हमें ये प्राप्त हुए हैं, जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं, वो चित्रित मृद भांड भी कुछ प्राप्त हुए, कुछ मात्रा में चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए। पर जो पूर्वी भारत में मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो तो पूरी तरह से वो सिंपली मृद भांड, सिर्फ और सिर्फ वो मृद भांड मतलब लाल और काले कलर के ही हैं, उसमें कोई भी मृद भांड चित्रित नहीं पाए जाते हैं। तो अब मृद भांड के बाद हम बात करेंगे कि वहां के लोग जानवर और वो किन किन जानवरों से संबंधित थे, कौन कौन सी मतलब फसलें उगा रहे थे, क्योंकि अब ये कृषक सभ्यता है।
अब ये कृषक संस्कृति की ओर बढ़ चुके हैं। इसी के आगे क्रम में या फिर इसी के पैरेलली हम सिंधु घाटी सभ्यता को भी जानते हैं। तो इसीलिए आप ये समझिए कि ये लोग जानवर, खेती और जानवर कौन, खेती और पशुपालन, आप सीधा समझिए कि खेती और पशुपालन में ये लोग क्या कर रहे थे, खेती एवं पशुपालन। तो खेती और पशुपालन के बारे में पहले आपने पढ़ा हुआ है कि गेहूं और जौ उगा रहे थे। तो अब ये लोग गेहूं बाजरा उगा रहे थे, चावल भी उगा रहे थे, और इन लोग जो है तो अब दलहन की फसलें भी उगाने लगे थे। मूंग, उड़द और मसूर की दाल उगा रहे थे। कहीं कहीं पे मटर के भी मतलब प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। और जैसे जब पूर्वी रीजन में बढ़ते जाते हैं तो चावल उगा रहे थे ये लोग। गेहूं का मतलब गेहूं तो प्रचुर मात्रा में उगा रहे थे। अब ये कृषक थे तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत ज्यादा उगा रहे थे, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में उगा रहे थे, ऐसा नहीं है। ये नव पाषाण वालों से थोड़ा ज्यादा उगा रहे थे, मतलब उतना भी कम नहीं उगा रहे थे कि पेट नहीं भर पाए, और इतना भी ज्यादा नहीं उगा रहे थे कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नगरीय सभ्यताओं से तुलना कर सके या फिर इनका व्यापार कर सके, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिंपल ये नॉर्मल तरीके से उगा रहे थे, हमें चीजों को धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहे थे। और जानवरों की बात करते हैं तो पहले हमने देखा था कि गाय, बकरी और भेड़ पालते थे। तो अब दो चार मतलब एक आध जानवर और पालने लगेंगे, जैसे इनको ज्ञान हो गया, हाथी का ज्ञान हो गया था। तो जो है हाथी को मतलब जानते थे क्योंकि चित्रों में प्राप्त हुआ है और बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों में बने हुए हैं। सुअर पाल रहे थे ये लोग और भैंस पालने लगे थे इनको ये, और हिरण का शिकार करते थे, हिरण के बारे में इन्हें जानकारी थी। ऊंट को भी क्योंकि राजस्थान वाले रीजन में था, सूखे रीजन में, तो ऊंट के बारे में इन्हें जानकारी इनको जानकारी थी और ये जानते थे। पर जैसे की बात है कि घोड़े के बारे में इन्हें जानकारी थी या नहीं थी, इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो अवशेष प्राप्त हुए हमें लगते हैं कि मतलब ये शायद जंगली गधों के हैं या फिर गधों के हैं। तो मतलब ये क्लियर नहीं हो पाया कि इन्हें घोड़ों की जानकारी थी कि नहीं थी। पर ये लोग मतलब बहुत सारे जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब जैसे तो अब ये महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात होगी। अब जैसे हम पश्चिमी पूर्वी ओर बढ़ते हैं तो वहां पर क्या कर रहे थे लोग, चावल तो उगा रहे थे, वहां पे बहुत सारे मछली पकड़ने वाले वो प्राप्त हुए हैं, क्या क्या मछली पकड़ने वाले औजार, कांटे प्राप्त हुए हैं। तो मछली पकड़ने वाले कांटे प्राप्त हुए क्योंकि वो बेसिकली कोस्टल रीजन है। तो वहां पर क्या कर रहे थे लोग, मछलियां पकड़ रहे थे और मछली का सेवन ज्यादा कर रहे थे। तो आज भी पूर्वांचल में मछली और भात खाया जाता है, जो आजकल फेमस है ना। तो मछली और भात खाते थे, और वैसे ही जितना ये लोग मछली भात खा रहे थे तो जो इधर के पश्चिमी एरिया के लोग थे ये लोग क्या खा रहे थे, ये मांस का सेवन, ये लोग जो है तो मांस का सेवन कर रहे थे, जो पश्चिमी रीजन के लोग थे। तो अब इसी प्रकार की मतलब ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग एकदम खेती से मतलब इन्फ्लुएंस थे और कर रहे थे खेती, और कृषि उत्पादक हो गए थे। पर ये एक नगरीय सभ्यता बनाने में सफल नहीं हो पाए, जैसा कि सिंधु घाटी के लोगों ने मतलब वो क्या कहते हैं डेवलप करके व्यापार करने लगे उन चीजों को, और वो एक नगरीय सभ्यता बना ले। सबसे बात ये सिंपल है कि जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है, यह जो मतलब संस्कृति है, वो एक नगरीय नहीं, एक ग्रामीण व्यवस्था के बारे में है, और ये ग्रामीण व्यवस्था से संबंधित थे। ये नगरीय सभ्यता या नगरीय संस्कृति नहीं थी। और ऐसे ही क्या होता है कि महाराष्ट्र में एक जगह है, महाराष्ट्र में खुदाई के दौरान जोरवे संस्कृति के जो है नावदा टोली करके एक जगह का प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए हैं। उस जगह में अनाज की सारी वैरायटीज, इतनी ज्यादा वैरायटीज एक ही जगह पे प्राप्त हुई हैं। ऐसा कभी किसी खुदाई में ऐसा नहीं हुआ है कि जहां मतलब जितने नावदा टोली में अवशेष प्राप्त हुए हैं मतलब अनाजों के, उतने अवशेष कहीं और प्राप्त हो। इससे मतलब ये जानकारी मिलती है कि बहुत सारे अनाज सिर्फ, और जोरवे संस्कृति सभी अनाजों से संपन्न थी, और ये मतलब सारी जो और संस्कृतियां उनसे सबसे ज्यादा एक्टिव थी। तो अब हम बात करेंगे कि धातु कर्म और शिल्पकारी के बारे में इन्हें क्या जानकारी थी, ये लोग कैसे धातु कर्म कर रहे थे, शिल्पकारी में कितने आगे थे। तो जैसे कि सिंपल बात है, आप पहले ये समझ, जैसे ये ताम्रपाषाण कालीन है तो इन्हें धातु कर्म का तो सीधा ज्ञान था, इन्हें धातु कर्म का तो ज्ञान था, क्योंकि ये ताम्रपाषाण तांबे को पिघलाकर विभिन्न की प्रकार की चीजें ये निर्मित कर रहे थे। और पाषाण शिल्पकारी मतलब पत्थर पे काम करने का तरीका, ये तो पाषाण कालीन लोग हैं तो इन्हें पत्थर की बहुत अच्छी से जानकारी थी। पर अब क्या कर रहे थे ये लोग, अब मतलब बहुत सारी चीजों में, जैसे ये सिर्फ उपयोग के लिए बना रहे थे, अब ये आभूषण बनाने लगे थे। बहुत सारे मनके प्राप्त हुए हैं जो विभिन्न बहुत कीमती पत्थरों जैसे कार्नाइल और क्वार्टाइज और स्टेटाइट करके पत्थर जो होते हैं, जो कीमती पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के बहुत छोटे छोटे मनके प्राप्त हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इन लोगों को मतलब अब धीरे धीरे ये गहनों के रूप में भी पत्थरों का उपयोग करने लगे थे।
और ऐसे ही क्या होता है कि जैसे जो अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए, जो अवशेष हमें कायथा या मध्य प्रदेश मालवा रीजन से प्राप्त हुए हैं, उसमें बहुत सारे में हमें वो प्राप्त होती है, चरखा प्राप्त हुआ है, तकलियां प्राप्त हुई, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग जो है तो रुई बना रहे थे, कपास से रुई बना रहे थे, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग धागों का भी निर्माण करे, तो वस्त्र उद्योग में भी एक्टिव थे। तो महाराष्ट्र वाले रीजन में जोरवे संस्कृति में कुछ अवशेष हमें जो है तो धागों के प्राप्त हुए हैं, जो धागे कपास से बनाए गए हैं, सन से बनाए गए हैं, सेमल जो विभिन्न प्रकार की रुइयां हैं उनसे जो धागे बनाए गए हैं वो भी प्रचलित है। तो इससे मतलब ये पता चल रहा है कि ये लोग वस्त्र निर्माण में अग्रणी हो रहे थे या फिर वस्त्र बना रहे थे। इनाम गांव में कुछ अवशेष हमें शिल्पकारी के प्राप्त हुए हैं, कुंभकारी मतलब कुंभकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो ये मालों के मनके बनाकर गहनों का निर्माण कर रहे थे। इनके बारे में भी हमें जानकारी वहां में क्या कहते हैं इनाम गांव में प्राप्त हुई है। तो इसी के साथ साथ हम ये बात करते हैं कि जब इनको धातु कर्म का ज्ञान था और भी बहुत चीजों का ज्ञान था, तो अब हम ये बात करेंगे कि इनका जो धार्मिक जीवन था कि धार्मिक रूप से इन्फ्लुएंस थे, धार्मिकता इनमें व्याप्त थी या धार्मिक रूप से एक्टिव थे कि नहीं। तो अब हम सब संस्कारों की बात करेंगे कि ये जो है तो जो मतलब लोग मर जाते थे तो उनके शवों का संस्कार मतलब क्रिमेशन कैसे किया करते थे, सब संस्कार और धार्मिक जीवन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सब संस्कार और धार्मिक जीवन, तो कुछ अवशेष हमें महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, जो जोरवे संस्कृति से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें लोग क्या कर रहे थे कि महाराष्ट्र वाले रीजन में सब विधान ये था कि मतलब एक मिट्टी के कलश में सबको भर के अपने घर में ही फर्श के नीचे जमे मतलब उत्तर से दक्षिण पैरेलल करके इसको जो है तो सबको अपने घर में ही गाड़ दिया जाता था। और उसके साथ में सबके साथ में कुछ मिट्टी की हांडियां गाड़ी जाती थी, कुछ तांबे के बर्तन गाड़े जाते थे और भी बहुत सारी चीजें सबके साथ मतलब उसमें दफना दिया जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि और ये की चीजें इसलिए दफनाई जाती थी, ये परलोक मतलब मृतक के परलोक में उपयोग के लिए दफनाई जाती रही, ऐसे कुछ उनकी कल्पना रही होगी। तो मतलब ये भी था कि ये जो है तो पूर्व जन्म में भरोसा कर रहे थे, इनको ऐसी कोई अलौकिक शक्ति पर भी ये भरोसा कर रहे थे कि मतलब ये जीवन समाप्त होने के बाद पारलौकिक जीवन भी है, ऐसी मतलब प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब महाराष्ट्र और मतलब जो जोरवे संस्कृति मालवा संस्कृति में तो लोग उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब पैरेलल करके मतलब इनको दफना रहे थे। पर क्या होता है जो पश्चिमी रीजन है, जो पूर्वी रीजन है और पूर्वी रीजनों में लोग क्या कर रहे थे, इनको पूर्व से पश्चिम की ओर वो करके मतलब सबों को दफना रहे थे। और क्रिमेशन मतलब सब संस्कार के दो तरीके वहां पर प्रिवेल थे, एक में कंप्लीट मतलब संपूर्ण शवदाह करते थे, इसमें आंशिक फ्रैक्शनल बरियल, एक में जो है तो पूरी तरह से संपूर्ण शवदाह कर रहे थे, संपूर्ण रूप से दफना रहे थे, और दूसरे में क्या कर रहे थे आंशिक रूप से। तो संपूर्ण मतलब एक्सटेंडेड बरियल मतलब क्या होगा, कंप्लीट बरियल मतलब ये होता है कि जब कोई मृतक होता है उसका शरीर उसको जो है तो सीधे दफना दिया जाता है पूरे शरीर को, तो उसे कंप्लीट बरियल कहते हैं। और जब फ्रैक्शनल बरियल वो होता है जहां पे आंशिक रूप से, तो फ्रैक्शनल बरियल में क्या करते हैं कि उसके मतलब बॉडी को सीधे कहीं पे छोड़ दिया जाता है। तो जो मतलब पक्षी होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, ये उसके शरीर को जब 10-15 दिन या फिर कुछ दिनों बाद खा लेते हैं, तो जब स्केलेटन बचती है तो उस स्केलेटन को ले जाके जब दफनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल बरियल कहते हैं। और इसमें फ्रैक्शनल बरियल में ऐसा भी करते हैं कि उसके सिर्फ सिर को मतलब वो क्या कहते हैं सिर को गाड़ दिया जाता है और बाकी शरीर को जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया, तो उसे भी फ्रैक्शनल बरियल कहते हैं। तो ये हमारे इंडिया में प्रिवेल था। अब हमारे यहाँ जो मतलब बेसिकली जो ज्यादा यूज कर रहे हैं, हिंदूज यूज करते हैं, वो आर्यंस लेके आए। आप ये भी जान लीजिए आर्यंस का जो सिस्टम था, उनका सिस्टम ये था कि शरीर को जला दिया जाएगा, आग में बर्न कर दिया जाएगा, और जो रिमेन बचेगा, जो एशेस बचेंगी, उनको खेतों में फेंक दिया जाएगा या फिर नदी में बहा दिया जाएगा। तो ये जो हमारे यहाँ परंपरा चल रही है, ये आर्यंस लेके आए। आर्यन के टाइम से ये परंपरा फिर आगे चलने लगती है। तो अब हम धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं कि मतलब ये किन किन देवी देवताओं को जानते थे, पूजा करते थे कि नहीं करते थे। तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां जो इस सभ्यता में ताम्रपाषाण कालीन युग में बहुत सारी मूर्तियां हमें स्त्री मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि ये मातृ देवी की पूजा करते रहेंगे, मातृ देवी जैसे किसी मतलब शक्ति की पूजा करते रहेंगे, है ना। तो धार्मिक जीवन में ये मातृ देवी की पूजा करते हैं। तो ये सेम मूर्तियां वैसी ही हैं, एकदम मतलब सिमिलरिटी है जो पश्चिमी एशिया में पाई जा रही थी मूर्तियां, उनसे सिमिलर है।
और ऐसे जो मध्य प्रदेश वाला और राजस्थान वाला रीजन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत सारी वृषभ की मूर्तियां पाई गई। वृषभ मतलब सांड की मूर्तियां पाई गई हैं। तो सांड का सीधा संबंध मतलब अगर आप ये लगाओ तो मतलब भगवान शंकर जी, तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आप पढ़ोगे कि पशुपति की पूजा कर रहे थे, तो शायद ये लोग भी पशुपति से संबंधित थे और पशुपति की पूजा इस क्षेत्र में भी प्रचलित है। तो धार्मिक रूप से भी ये लोग मतलब वो थे, क्या कहते हैं, आगे थे, और ये लोग बहुत सारी मान्यताएं इनकी थी जो जीवन के जो सब संस्कारों में और धार्मिक जीवन में इनके दिखती है। अब हम ये एक बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस टाइम पे उभर के आती है, इस संस्कृति में उभर के आती है। एक बात है असमानता की, कि असमानता का प्रारंभ हो चुका था इससे, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता से या संस्कृति से ही असमानता का प्रारंभ मिलता है, और हमें थोड़ा थोड़ा इसके प्रमाण भी मिलने प्राप्त होते हैं कि यहां से क्या होता है कि असमानता प्राप्त हो जाती है, इनइक्वालिटी आ जाती है समाज में। अभी तक अब इनइक्वालिटी का मतलब लेवल क्या था, ये कैसे इनइक्वालिटी थी, ये नहीं पता चलता है कि ये मतलब जाति के अनुसार थी या फिर ऐसी कोई व्यवस्था थी। तो इसमें सिंपली कुछ चीजें प्राप्त हुई जिससे ये अंदाजा लगाएगा कि यहाँ पर असमानता विद्यमान थी। तो असमानता कैसे विद्यमान थी? असमानता के दो प्रमाण है। पहली बात तो जो बस्तियों की व्यवस्था है, जो बस्तियों का नियोजन है, वो कैसे किया गया, उसमें पता चलता है कि असमानता थी। और जो बरियल्स है, दफनाए गए शव है, तो उसमें जब शव में कुछ ऐसे शव प्राप्त हुए कि जो बहुत सारे बच्चों के शव प्राप्त हुए, तो उसमें ये निकलता है कि बहुत सारे बच्चे जिसमें सिर्फ मिट्टी की हांडियां रखी हुई है, कुछ तांबे के बर्तन रखे हुए हैं, तो कुछ में तो ऐसा है। और कुछ में क्या है कि बहुत सारे माला पहने हुए हैं बच्चे, मतलब बहुत सारे मनकों से युक्त हैं, जो मतलब कीमती पत्थर हैं वो उनके बरियल्स में पाए गए हैं। तो ऐसा पता चलता है कि मतलब जब इनके बरियल्स में और वयस्कों में एक विशेष प्रकार का प्राप्त हुआ है, जो महाराष्ट्र या जोरवे संस्कृति के आसपास एक वयस्क का स्केलेटन प्राप्त हुआ है, तो उसमें क्या है कि उसमें 26 या 29 कंगन पहने हुए हैं, वो तांबे के कंगन पहने हुए हैं, कार्सेलियन और क्वार्टाइज पत्थरों के मतलब मनके पहने हुए हैं। और कुछ लोगों में तो सिंपल है, सिर्फ तांबे के बर्तन रखे हुए हैं, मिट्टी की हांडियां रखी हुई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग निर्धन थे। जो निर्धन लोग थे उनके में जो है तो कम सामान रखा हुआ है बरियल में, और जो अमीर लोग थे या बड़े लोग थे उनके में ज्यादा सामान रखा हुआ है। तो ऐसे ही उनके मतलब अब नगर नियोजन में बस्तियों के बारे में भी, बस्तियों में भी अंतर है, क्योंकि जो बस्तियां हैं तो किसी के घर छोटे हैं, किसी के आयताकार हैं, किसी के गोलाकार हैं। बहुत सारे घर सिर्फ सेंटर में एक सरदार का घर हुआ करता था। इसका इंडिकेशन इससे मिलता है कि मतलब सरदार का जो घर सेंटर में था, तो उसी के पास में जो राजस्व के रूप में अन्न इकट्ठा किया जाता था, उसको स्टोर करने के लिए अन्नागार भी वहीं पे बनाया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर सरदार का घर था। तो इस प्रकार ये था कि वहां घरों के स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ बहुत अच्छे घर बने हुए थे, कुछ खराब क्वालिटी के बने हुए थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि मतलब इन लोगों में असमानता भी विद्यमान धीरे धीरे हो रही थी। अब बस्तियों और घरों के बारे में बात करते हैं, तो इनको मतलब बस्तियों और नगर नियोजन में ये लोग क्या कहते हैं, इनको घर बनाने के बारे में बहुत जानकारी तो थी, पर पक्की ईंटों के प्रयोग के बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी। ये कच्ची ईंटों से घर बना रहे थे। क्या कहते हैं, राजस्थान वाली जो क्या कहते हैं, जो आहार और गिलुंद वाली संस्कृति है, वहां पर 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास कुछ पक्के घरों का निर्माण होने लगा है। आहार में तो सीधे क्या कहते हैं कि पत्थरों के घर बनाकर लोग रह रहे थे। ये कच्ची मिट्टी के घर बनाते थे, कच्ची ईंटों के घर बनाते थे, और उनको क्या कहते हैं गोबर से लीपा करते थे। इस तरह ये घर बनाते थे। छप्पर का भी निर्माण ये लोग करते थे, फूस का छप्पर ये शायद ये लोग निर्मित कर रहे थे। तो इसी तरह इनके विभिन्न प्रकार के हमें जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि लोग कैसे प्रिवेल कर रहे थे, कैसे चल रहे थे इस संस्कृति के लोग। इसी कालक्रम में एक संस्कृति का नाम आता है गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति या गणेश्वर क्षेत्र राजस्थान की जो बनास नदी घाटी क्षेत्र की जो संस्कृति है उससे संबंधित था ये गणेश्वर संस्कृति क्षेत्र। गणेश्वर संस्कृति क्षेत्र में सीकर और झुंझुन और अलवर नाम के स्थान आते हैं, जो आजकल भी तांबे के बहुत ज्यादा उत्पादक हैं। वहां तांबा उत्पादित होता है। तो यहां से यह अवशेष प्राप्त हुआ है कि जो हड़प्पा काल के लोग, हड़प्पा सभ्यता आ चुकी थी, तो हड़प्पा काल के लोग क्या कर रहे थे, जो हड़प्पा काल के लोग मतलब कांसा बनाने के लिए जो तांबा ले रहे थे, उनको तांबे की सप्लाई ये गणेश्वर संस्कृति वाले मतलब ये बनास नदी घाटी क्षेत्र के लोग ही इनको सप्लाई कर रहे थे, क्या, तांबा। तो इससे ये भी कर रहे हैं ये लोग कि मतलब उनको तांबा सप्लाई कर रहे हैं, पर उनसे थोड़ी सी जानकारी लेके मतलब जानकारियों का आदान प्रदान ये लोग नहीं कर रहे हैं, व्यापार के मामले में एकदम पीछे हैं। तो फिर क्या होता है, इसी कारण ये सभ्यता सिर्फ ग्रामीण ही रह पाए, क्योंकि अगर गणेश्वर संस्कृति वाले इनसे तांबा ले रहे थे तो वो
मतलब गणेश्वर संस्कृति वाले भी तो उनसे कांसा लेकर, अरे तिल लेकर कांसा बना सकते थे और अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। और गणेश्वर संस्कृति में ये देखने को मिलता है कि गणेश्वर संस्कृति में बहुत सारे जो एलिमेंट्स मिले, बहुत सारे तत्व मिले हैं, भांड मिले हैं, तो वो उनपे जो है तो हड़प्पाई इन्फ्लुएंस दिखता है कि ये हड़प्पा टाइम के हैं। कुछ में तो हड़प्पा के बाद वाला इन्फ्लुएंस दिखता है, वैदिक वाला इन्फ्लुएंस दिखता है, हड़प्पोत्तर काल का दिखता है, और कुछ में क्या है कि हड़प्पा के पहले का दिखता है। तो इसीलिए इससे रिलेट करके इसको सीधे कह दिया गया है कि इसे प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई मतलब हड़प्पा से पहले की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति इसको कहा जाता है। तो उस टाइम पे क्या किया गया था कि अब बहुत सारी संस्कृतियां, जैसे आप ये देखोगे कायथा और एरण वाली जो संस्कृति है, जो मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति है, ये पहले की है, और जो महाराष्ट्र और पूर्वी रीजन पे हैं वो वाली बहुत बाद की हैं। वो संस्कृतियां धीरे धीरे बढ़ रही थी और वो संस्कृतियां बाद की हैं। तो सबसे मतलब तो ये भी है कि इनके साथ जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी उदय हो चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता आ चुकी थी। तो लोग क्या कर रहे थे कि किसी रीजन पे लोग मतलब अभी ताम्रपाषाण काल में से ताम्र पत्थर का यूज कर रहे थे, कहीं पे कांसे का करने लगे थे। तो उसी हिसाब से क्या है कि इसको 3 टाइम में बांट दिया गया है कि सीधे ये है कि प्राक हड़प्पोत्तर, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर 3 कालों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और जोरवे संस्कृति सबसे ज्यादा टाइम तक, जोरवे संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक चलती रहती है और ये फिर सीधे परिवर्तित होकर वैदिक संस्कृति बन जाती है। जोरवे संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक चलकर जो सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है जोरवे, 700 ईस्वी पूर्व तक चलती है और फिर वो वही संस्कृति वैदिक काल में परिवर्तित होते लौह युग आ जाता है। और ऐसे ही जो मध्य प्रदेश वाली संस्कृतियां हैं वो करीब 1200-1000 ईस्वी पूर्व के मध्य समाप्त हो जाती हैं। तो जो जोरवे संस्कृति है इसका मतलब पूरे महाराष्ट्र में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन था, ये पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई थी, सिर्फ 2 रीजनों को छोड़कर, एक कोंकण रीजन है और एक विदर्भ रीजन। तो कोंकण रीजन का सीधा मतलब है मुंबई से जो किनारे किनारे कोस्टल एरियाज हैं उसमें डिवीजन, जैसे आप ये समझ लीजिए पालघर डिस्ट्रिक्ट है, थाने, मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट जो है तो ये कोंकण रीजन में आते हैं। कुछ गोवा का क्षेत्र भी आता है, नीचे कर्नाटक तक ये फैला हुआ है, तो ये कोंकण रीजन में आता है। और विदर्भ रीजन में है, विदर्भ रीजन में सीधे दो डिवीजन्स ही आते हैं, आपने सुना होगा अमरावती और नागपुर डिवीजन्स। मतलब जो महाराष्ट्र का क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश से सटा हुआ है छिंदवाड़ा साइड से, तो वही रीजन को हम विदर्भ रीजन कहते हैं। तो सिर्फ वहां पे और किनारे साइड वाले रीजन पे जो है तो ये जोरवे संस्कृति प्रिवेल नहीं कर रही थी, प्रचलित नहीं थी महाराष्ट्र में, बाकी सारी जगह ये संस्कृति फैल चुकी थी। तो इस बात में हम ये देखते हैं कि मतलब जब ताम्रपाषाण संस्कृति आई तो चारों तरफ फैली और लोग इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करते गए। अब कुछ रीजन में क्या हुआ कि जैसे लोग, अब ये एक मतलब ये इंडिकेशन या फिर एक मतलब थ्योरी बनाई गई है कि शायद ऐसा हुआ हो कि जो मतलब इस रीजन के लोग थे, जो ताम्रपाषाण कालीन संबंधित लोग थे, वही लोग धीरे सिंधु घाटी मैदान को पार करके, अपने तांबे का ज्ञान तो उनको था ही, तो वो अपने तांबे का ज्ञान लेके सिंधु घाटी क्षेत्र को पार करके सिंधु के उपजाऊ मैदान में पहुंचे होंगे और फिर उन्हीं लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया होगा। तो हम अब ये देखेंगे कि मतलब जो ये जोरवे की मतलब जो ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है तो इसका महत्व क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का या संस्कृति का महत्व क्या था, इंपॉर्टेंस क्या था, उन्होंने हमें क्या सिखाया, इतिहास में क्या योगदान रहा। तो जैसा कि आप सभी को ये पता है कि पहली बात तो इन्होंने नगरीय सभ्यता बनाने के लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि अगर पहले ये ग्रामीण सभ्यता नहीं बनी होती, तांबे का ज्ञान नहीं हुआ था, लोग इतना नहीं सिखा के गए होते, तो एक सिंधु घाटी सभ्यता बनाने के लिए हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती, प्रॉब्लम जाती। इसीलिए सबसे पहला तो इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। और दूसरी बात क्या हुई, अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में जानेंगे कैसे कैसे किस किस क्षेत्र में क्या क्या योगदान है। तो सबसे पहले बस्तियों के बारे में जानेंगे। तो इन्होंने बड़े बड़े गांवों का निर्माण करना और बहुत लोगों का इकट्ठा रहना इन्होंने स्टार्ट किया। किन्होंने? ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने ही स्टार्ट किया। जो मतलब इनाम गांव और दायमाबाद के क्षेत्र है, इनाम गांव और दायमाबाद जो जोरवे संस्कृति से संबंधित है, इनके क्षेत्र मतलब करीब करीब 20 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। करीब 4000 लोग वहां इकट्ठे रह रहे थे। ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसे रह रहे थे। गिलुंद और आहार में जो है तो छोटे छोटे क्षेत्र भी हैं जहां पर करीब 2-2 एकड़ 4-4 हेक्टेयर में लोग रह रहे थे, कम लोग रह रहे थे। पर इकट्ठा रहना और बहुत सारे घर बना के ग्रुप में रहना, ये जो है तो ताम्रपाषाण काल में ही स्टार्ट हुआ। इसी तरह
किलेदार बस्तियां बनाई गई। इनाम गांव की जो बस्तियां हैं वहां पर बड़े बड़े घर बनाए गए हैं, कुछ तो आयताकार कुछ गोलाकार घर है जैसे हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ क्या था कि जो मतलब सरदार था उसका घर गोलाकार हुआ करता था, आयताकार हुआ करता था, और जो नॉर्मल लोग होते थे उनकी झोपड़ियां गोल गोल होती थी, गोल स्ट्रक्चर में होती थी, गोलाकार होती थी। मतलब जो सरदार था उसका और उसके मतलब रिश्तेदारों का या फिर और मतलब संबंधी जनों का घर एकदम बीच में हुआ करता था, और बाकी और लोगों का घर चारों ओर बना हुआ होता था जो गोल डिजाइन में होता था। पश्चिमी क्षेत्र में पंसारी और क्या कहते हैं व्यापारी लोग रहा करते थे। व्यापारी तो नहीं कह सकते क्योंकि व्यापार उसमें प्रिवेल नहीं था, प्रचलित नहीं था, कुछ मात्रा में होता था। तो पंसारी शिल्पकार लोग वहां पर रहा करते थे पश्चिमी भाग में, क्योंकि वहां पर ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए ऐसे पता चला है कि वहां पर ज्यादा लोग रह रहे थे। तो इस प्रकार एक व्यवस्थित व्यवस्था का निर्माण इन्होंने स्टार्ट किया। और जो घर बनाए गए तो मतलब जो गोलाकार घर थे उनके चारों ओर बहुत सारी खाइयां खोदी गई, जिससे जो है तो रात को जानवर उस वहां नहीं आ सके। सुरक्षा की दृष्टि से एक किलेबंदी टाइप की गई, तो वो इन्होंने स्टार्ट किया। और क्या होता है, ये पूरे भारत में फैले, सबसे पहले ये पूरे भारत में फैले क्योंकि ये थोड़े थोड़े रीजन पे लोग रहा करते थे। तो जैसे मैंने बताया कि ये विदर्भ और वो वाला इलाका छोड़ के महाराष्ट्र में पूरे फैले हुए थे। मध्य प्रदेश में मालवा का था, राजस्थान वाला रीजन थोड़ा और ऊपर तक के रीजनों को, उत्तर प्रदेश वाले रीजन को भी, विंध्य के ऊपरी क्षेत्र के रीजन को भी इन्होंने घेरा हुआ था। जहां पर जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी थी वहां पर तो ये लोग ज्यादा नहीं फैल पाए क्योंकि इनके पास तांबा था, और तांबा बहुत ही लचीली धातु है, इतना मतलब कठोर धातु नहीं है। तो जहां पर मतलब जो हिमालय की तराई के क्षेत्र थे जहां पर पेड़ों की सघनता बहुत ज्यादा है और बहुत मोटे पेड़ है, तो उनको काटने में डिफिकल्टी हो रही थी, मिट्टी शुष्क थी, तो वो वहां पर बहुत ज्यादा नहीं फैल पाए। पर जिन रीजनों में थोड़ी आसान थी, लाल मिट्टी थी, बहुत मतलब सघन खेती तो नहीं की इन्होंने। व्यापक और सघन खेती करने के लिए तो सबसे सिंपल बात है कि व्यापक और सघन खेती करने के लिए लोहे की आवश्यकता है, लोहे के औजार चाहिए, जो इनके पास थे नहीं, सिर्फ लकड़ी थी और तांबा था। और लकड़ी क्या, पत्थर थे, तो पत्थर, तांबे, लकड़ी से सघन और मतलब ज्यादा खेती नहीं की जा सकती, तो बहुत जगह नहीं फैले, पर विशाल मतलब विस्तृत यही लोग हुए। और खेती में इन्होंने जैसे गेहूं जौ के साथ साथ इन्होंने बाजरा उगाना प्रारंभ किया, चावल उगा रहे थे पूर्वांचलों में, और क्या कर रहे थे, और दलहनी फसलों को भी उगाना प्रारंभ किया, जैसे मूंग, उड़द और मसूर की दाल उगाई, मटर उगाया, तो मटर उगाना भी लोग जानने लगे थे। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि इनके पास तांबा तो आ ही गया था, तो मतलब बहुत व्यापक नहीं पर कुछ मात्रा में ये लोग खेती भी कर रहे थे। और जैसे जो पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं वो जैसे कि पता चला है कि वो लोग मछली का सेवन कर रहे थे, मछली भात खा रहे थे, और जो पश्चिमी रीजन के लोग हैं वो मांस का सेवन अधिक मात्रा में कर रहे थे। तो ये तो हो गया कि मतलब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये लोग किस लिए मतलब महत्वपूर्ण है। तो अब इन्होंने हमें क्या क्या ज्ञान दिया। अब हम ये बात करेंगे कि जब इतनी डेवलप थी, ये मतलब डेवलप तो नहीं कह सकते, बट जब इतने आगे पहुंच गए थे ताम्रपाषाण कालीन लोग, तो इनकी सभ्यता फिर नष्ट क्यों हो गई, समाप्त क्यों हो गई। तो हम ये बात करते हैं तो देखेंगे कि मतलब इनका पतन कैसे हुआ, इनकी कमियां क्या थी जो ताम्रपाषाण कालीन लोग थे। तो सभ्यता का, संस्कृति का पतन, तो इनके पतन के लिए सबसे ज्यादा एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मतलब बारिश की कमी, वर्षा की कमी के कारण ये लोग मतलब समाप्त हो गए, या फिर इन लोगों का जो है तो जो संस्कृति है तो बहुत जगहों से नष्ट हो गई। जैसे आप ये समझो कि जो मध्य प्रदेश में कायथा और एरड़ की जो संबंधित संस्कृति है वो 1000 से 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य समाप्त हो गई, और फिर जो इस रीजन में जो नई संस्कृति उभरी वो करीब 5-6 सदियों के बीच के बाद उभरी, मतलब गैप, टाइम गैप था। तो ये टाइम गैप क्यों था, तो ये भी जानेंगे कि मतलब ये टाइम गैप इसलिए था क्योंकि इनका जो है तो जो ताम्रपाषाणकालीन लोग हैं, तो जब इस रीजन में, जब तक ये रीजन में थोड़ी बहुत नमी थी, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले रीजन में जब तक थोड़ी बहुत नमी थी तो तांबे से ये लोग खेती कर पा रहे थे, तांबे और पत्थर के हथियारों से खेती कर पा रहे थे। पर जैसे थोड़ा शुष्क होते गए और बहुत सालों तक जब बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ कि अब यहाँ पर खेती करना भी पॉसिबल नहीं हुआ, और ये यहाँ के लोग पलायन कर गए, या फिर धीरे धीरे ये सभ्यता यहाँ से समाप्त हो गई। पर जैसे ही हम कहते हैं कि जोरवे की संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक चलती रही, क्योंकि जो मिट्टी थी यहाँ की, पहली बात तो बहुत काली मिट्टी का क्षेत्र नीचे है, पर जो है तो काली मिट्टी में भी ये नमी युक्त क्षेत्र था थोड़ा, तो जब नमी युक्त था तो यहाँ पर ये खेती कर पा रहे थे। और आप एक बात ये देखोगे कि जब दक्षिण भारत में हम चले जाते हैं तो जो ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है तो उसके बाद वहां सिंधु घाटी वाला टाइम नहीं आता है, वहां इंडस वैली कांसे वाली संस्कृति नहीं आती है, यही संस्कृति धीरे धीरे चलती रहती है ताम्रपाषाणकालीन, और ये सीधे कूद के
लोहे का उपयोग वैदिक काल से सीख लेते हैं, वैदिक काल वालों से जानकारी प्राप्त हो जाती है, लौह काल वालों से, और फिर ये महापाषाण कालीन संस्कृति है, ताम्रपाषाण कालीन वाली संस्कृति दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन संस्कृति बन जाती है। मेगालिथिक, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है मेगालिथ्स के बारे में, तो उस टाइप की ये संस्कृति बन जाती है, इनको लोहे का ज्ञान हो जाता है। तो जहां पर मतलब खेती की उपलब्धता कम होती गई तो धीरे धीरे ये लोग समाप्त होते गए। और बेसिकली वैसे भी जहां पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र था तो ये लोग क्या करते थे कि जलोढ़ मिट्टी वाले रीजन में भी नदियों के किनारे तो बस रहे थे। जलोढ़ मिट्टी में खेती करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहां पर पहली बात तो बहुत सघन जंगल होते हैं और जंगलों को काटने के लिए अच्छे लोहे के हथियारों की आवश्यकता पड़ती है जो ताम्रपाषाण कालीनों के पास नहीं थे। इनकी मतलब सभ्यता के पतन होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये मिलता है कि यहाँ पर लाइफ स्पैन जो मतलब टाइम था, आयु थी लोगों की, वो बहुत कम थी। क्योंकि इससे ये इसलिए पता चला है क्योंकि जो बहुत सारी कब्रें प्राप्त हुई हैं, बहुत सारे छोटे बच्चों की कब्रें प्राप्त हुई हैं, मतलब यहाँ माल न्यूट्रिशन की समस्या, कुपोषण की समस्या ज्यादा थी। जो बच्चे थे वो कम उम्र में मर जाते थे, उनकी मतलब उनका अच्छे से इलाज नहीं हो पाता था। कृषि संस्कृति तो थी, पता नहीं क्या था कि मतलब ये उगा तो रहे थे, पर क्यों इनमें जो है तो कुपोषण की समस्या थी और लोग चाहे मतलब महामारी से मरे हो चाहे जिस चीज से मरे हो, पर बच्चे बहुत जल्दी मर जाते थे, इसीलिए बहुत सारी बच्चों की कब्रें प्राप्त हुई हैं। और एक प्रॉब्लम इसके साथ ये भी है कि इन लोगों को कांसे, तांबा तो था इनके पास, जैसे ये हड़प्पा सभ्यता वाले गणेश्वर संस्कृति वालों से या राजस्थान वालों से तांबा लेकर जब कांसा बना सकते थे तो ये लोग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता वालों से टिन लेकर कांसा क्यों नहीं बना सकते थे। जिस कांसे के दम पर मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, सिंधु सभ्यता ने बहुत तरक्की की और एक नगरकालीन सभ्यता बन गई, तो मतलब ये लोग उस संस्कृति का, उस टेक्नोलॉजी की संस्कृति का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे थे और क्यों जो है तो ये लोग डेवलप करके एक नगरीय सभ्यता नहीं बने। इसके कारण ये लोग भी, इनका पतन धीरे धीरे हो गया क्योंकि वे ग्रामीण रूप से एक्टिव थे। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं कि इस टाइमलाइन का, इस ताम्रपाषाण का उपयोग बहुत है हमारे मतलब हिस्ट्री के इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो है तो एक सामाजिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। राजनीतिक व्यवस्था तो नहीं थी पर एक सामाजिक स्ट्रक्चर, एक कृषक समुदाय के रूप में तो डेवलप कर रहे थे और इन्हीं से चलकर आगे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ, जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज कमेंट करें और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।